नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। ज़िंदगी में कभी-कभी बहुत मज़ेदार चीज़ें और कुछ बड़ी अप्रत्याशित चीज़ें आपके सामने आती हैं। मेरे संग तो बहुत कुछ होता है ऐसा। आजकल संसद में घमासान छिड़ा हुआ है। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। रोज़ हमला बोल रहे हैं, तीखे-तीखे बयान लेकर आ रहे हैं सामने। राहुल गांधी के इस रूप को देखकर तो लोग हैरान हैं कि राहुल गांधी कितना तीखा हमला, कितना संतुलित भाषण बोलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कांग्रेस की हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए। हमारे मीडिया के कुछ साथी जो हैं वो बहुत एक्टिव थे और उन्होंने इसमें बड़ी बढ़ चढ़कर भूमिका अदा भी करी और भारत के जनमानस में ये बात बन भी गई थी कि भाई राहुल गांधी पप्पू हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने इस मिथक को तोड़ा। एक परिपक्व और एक ज्यादा ही परिपक्व नेता नजर आए राहुल गांधी। लोगों से जुड़ने की, उनकी संवाद करने की, उनकी बौद्धिक क्षमता की लोगों ने सराहना करना शुरू करी। और जिस तरह उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय किया वो अभूतपूर्व था। किसी के बस की बात नहीं थी। और वो भी हाफ टी शर्ट में। जितना उतनी यात्रा का जिक्र हुआ उतनी उनकी हाफ शर्ट का, टी शर्ट का जिक्र हुआ। कितनी कड़कड़ाती ठंड में राहुल गांधी सिर्फ टी शर्ट में अपनी मंजिल, अपना सफर कैसे तय कर सकते हैं, लेकिन किया उन्होंने। इस बीच में जब संसद में घमासान चल रहा था, राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रहे थे, अडानी पर हमला बोल रहे थे, तो एक फोटो वायरल कर रहे थे। और ये फोटो पिछले 2 साल से बहुत चर्चित फोटो है, बहुत ज्यादा वायरल होने वाली फोटो है। इसमें एक हवाई जहाज है जिसमें प्रधानमंत्री जी हैं, जिसमें अडानी जी हैं और एक तीसरा व्यक्ति है। कल जब संसद में राहुल गांधी ने हमला किया तो उन्होंने ये फोटो हाथ में लेके डिस्प्ले की, दिखाई फोटो। प्रधानमंत्री पे हमला कर रहे थे, प्रधानमंत्री के दोस्त फोटो दिखा रहे थे। बड़े से बड़े पत्रकार, बड़े से बड़े नेता ये जानने में लगे थे तीसरा व्यक्ति कौन है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि वो तीसरा व्यक्ति कौन है और वो मेरे दफ्तर और मेरे घर क्यों आए। आप भी चौंकेंगे ना। 2 साल से प्रधानमंत्री की एक फोटो वायरल हो रही है, प्रधानमंत्री जी, अडानी जी हैं और एक तीसरा व्यक्ति है। और जो तीसरा व्यक्ति है वो मेरे घर पे आए, मेरे दफ्तर में आए और मेरा उनसे बहुत संवाद हुआ। और वो हिंदुस्तान में नहीं थे उस समय, है ना रहस्य। अभी बता दूं या थोड़ी देर बाद बताऊं। कभी कभी मैं कह रहा हूं ना, जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होती। जैसे मैं चैनल की बात बताऊं आपको। मैं 2004 के आसपास में बरेली एक जनपद है, मैं उसमें स्टार न्यूज के लिए काम करता था। एक 91 से मेरी पत्रकारिता शुरू हुई थी, 15 साल हो चुके थे लगभग मुझे काम करते हुए। तब मुझे लगा कि अब बहुत हो गई नौकरी, मुझे अपना शुरू करना चाहिए। और मैंने तय किया अब नौकरी नहीं करूंगा, अपना अपना मीडिया हाउस बनाऊंगा। सपने जैसी दुनिया थी, कोई सोच नहीं सकता था कि भाई मैं एक ऐसे शहर में जाने आ रहा हूँ। लखनऊ मेरे लिए एक ऐसा शहर था जिसका हजरतगंज के अलावा मैं कोई चौराहा नहीं जानता था। मैं अपने अखबार में, जिस अखबार में काम करता था, उसका दिल्ली से जुड़ा रहा था, तो मैं लखनऊ से ज़्यादा दिल्ली को जानता था। मेरे मित्र मेरी मजाक उड़ाते थे, तुम लखनऊ में आ रहे हो अखबार निकालने, या तुम्हारा ABCD कोई जानता नहीं। लेकिन मेरे को ना बचपन से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत रहता है। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी असंभव चीज नहीं है जो आप पूरी कर ना सकते हो। तो बस मैं इस भरोसे के साथ लखनऊ आ गया कि मैं जो हूं कर लूंगा। अखबार निकाला, 4 PM अखबार निकाला। पहले वीकली अखबार था, वीकेंड टाइम, फिर डेली अखबार किया 4 PM। और 4 PM को आप लोग इतना प्यार करोगे, इतना उस अखबार की बुलंदी इतनी हो जाएगी, ये मैंने सोचा नहीं था। लखनऊ का सबसे चर्चित, सबसे तीखा अखबार बन गया। लोग कहने लगे कि सरकार किसी की भी हो, अगर सरकार के सिस्टम के खिलाफ कोई लिख सकता है तो वो 4 PM है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर, आपको लग रहा हूं मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन लखनऊ में कहीं मालूम करिए आप, मेरे आलोचक भी हैं, मुझसे ईर्ष्या भी रखते होंगे, मुझसे थोड़ा चिढ़ते भी होंगे, लेकिन वही लाइन जरूर कहेंगे
कि 4 PM एक अखबार ऐसा है जो बिना डरे बिना झुके कुछ भी खबर किसी की होगी वो छापता है। मुझे नुकसान भी हुआ, सरकारें नाराज़ी होती भी हैं, सरकारें तरह-तरह की जाँचें, हमले, वो सब मैंने झेला। फिर 4 PM यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसकी मैंने कल्पना नहीं करी थी। मैंने मज़े-मज़े में यूट्यूब चैनल बनाए थे एक पत्रकार साथी को देखकर, लेकिन वो उसके 1000 सब्सक्राइबर थे। उसके मैंने 1000 सब्सक्राइबर देख के काम शुरू किया, अपना चैनल बनाया। चैनल पर सिर्फ जिस तरह मैं अखबार में सच लिखता था, चैनल पर मैंने सच बोलना शुरू किया। और मेरे सच बोलने की कहानी जो है वो यहाँ तक पहुंची कि वो तीसरा शख्स जो प्रधानमंत्री अडानी के संग बैठा है वो मुझसे मिलने मेरे घर तक आया। चैनल मतलब तो मजे में शुरू हुआ। मैंने एक 1000 सब्सक्राइबर का एक पत्रकार उसको देख के चैनल शुरू किया। आज मेरे नेशनल चैनल के लगभग 6.25 लाख सब्सक्राइबर हो चुके। चुनाव के दौरान सरकार परेशान थी, एक साजिश की गई, चैनल बंद किया गया। हमने 2 घंटे के अंदर नया चैनल लॉन्च कर दिया, 4 PM यूपी नाम रखा। 3 दिन बाद जब ये नेशनल खुल गया तो हमने उसको उत्तर प्रदेश की खबरें प्रयोग करके देखा कि एक नेशनल चैनल एक राज्य का चैनल होना चाहिए। मुझे अंदाजा नहीं था इतनी जल्दी उसके भी सब्सक्राइबर 1 लाख से ऊपर हो जाएंगे। अगला कदम बिहार का था। इसी तरह मैंने बिहार की राज्य की खबर के लिए 4 PM बिहार शुरू किया। 4 PM बिहार हिट हुआ। बिहार के लोग 4 PM को सुनते हैं, उनको लगता है कि एक चैनल ऐसा है तो बहुत दमदारी से बात करेगा। फिर हम पहुंचे 4 PM गुजरात। गुजरात के चुनाव में सबसे ज्यादा धमाका किसी ने चैनल ने किया तो 4 PM गुजरात था। और अब हम 10 तारीख से शुरुआत करने जा रहे हैं 4 PM कर्नाटक। कर्नाटक की हर खबर आपको मिलेगी, वो खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, वो 4 PM कर्नाटक। कुछ राज्यों में और विस्तार करेंगे हम। तो जब ये चैनल 4 PM नेशनल बढ़ गया आगे, तो इसकी गूंज दुनिया में होने लगी। 140 देशों से ज्यादा देशों में 4 PM देखा जाने लगा। और इसी क्रम में एक दिन फोन की घंटी बजी मेरी। उधर से वही शख्स थे जो हवाई जहाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के साथ बैठे थे। आवाज आई, संजय जी बोल रहे हैं? मैं कहा जी। बोले मेरा नाम डॉक्टर वैभव कांत है, मैं जापान में रहता हूं। मैं कहा नमस्कार। बोले संजय जी मैं रेगुलर 4 PM सुनने लगा हूं। मैंने शुक्रिया कहा। डॉक्टर वैभव कांत ने कहा संजय जी आपको अंदाजा नहीं होगा कि दुनिया के कितने देशों में आपको सुना जाता है, और आपकी बेबाकी की, आपकी स्पष्टवादिता की मैं दिल से प्रशंसा करता हूं। मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूं। मेरे बिल्कुल एकदम चौंकाने वाली तो आती है कि जापान में कोई व्यक्ति बैठा है ऐसी बात कह रहा। उसके कोविड के टाइम में ऐसे ही हुआ था कि जापान में एक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे कई नंबर ढूंढ के फोन किया और ये कहा कि जापान के नेशनल चैनल पर 4 PM अखबार दिखाया जा रहा है कि ये अखबार है जो एक्चुअल में कोविड के बारे में बता रहा है। मेरी बड़ा अलिस अनुभूति थी। फिर वैभव कांत जी से मेरी संवाद शुरू हुआ। बताया लगा वैभव कांत भारत के उन व्यापारियों में से थे जिन्होंने जापान में जाके भारत की पताका फहराई थी। मैं उनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वैभव कांत उपाध्याय एक भारतीय विकास नेता हैं। भारतीय विकास नेता मतलब डेवलपमेंट करने वाले नेता हैं। वो वर्तमान में इंडिया सेंटर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। ये भारत जापान ग्लोबल पार्टनरशिप के संस्थापक और महानिदेशक हैं। उन्होंने भारत और जापान के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए, उनके समर्थन के लिए उनको जाना जाता है। JGPS ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का पहला संस्करण था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये डॉक्टर वैभव कांत हैं, जापान के प्रधानमंत्री के दौर के, उनके साथ हैं प्रधानमंत्री जी, अपने प्रधानमंत्री जी के साथ है। डॉक्टर वैभव कांत ने वो पुल का सेतु का काम किया जो भारत और जापान के मैत्री रिश्तों को और बढ़ा सकता था, व्यापार को और आगे बढ़ा सकता था। जापान में डॉक्टर वैभव कांत के कई प्रोजेक्ट हुए, कई काम शुरू किए उन्होंने। फिर वो लखनऊ में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लखनऊ आना चाहता हूँ। वो लखनऊ आए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं उनसे मिलने गया, लंबी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री के कोर कमेटी में रहकर लगातार काम किया। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब से रह के उन्होंने उस कोर कमेटी में काम किया, उनके विजन को समझा, उनके विजन को आगे बढ़ाया।
कल जब फोटो वायरल हुआ तो फिर मुझे वो सब दौर याद आया। फिर डॉक्टर बेवकान मेरे ऑफिस आए, मेरे घर गए, हम लोगों ने घर में बैठ के साथ साथ लंच किया, लंबी बातें की उन्होंने, प्रधानमंत्री जी की, अडानी जी की, सब बातें बता रहे थे। राहुल गांधी ने जब कल हमला बोला तो मैंने उनको फिर फोन किया, वो विदेश में थे। मैंने कहा ये फोटो इतना वायरल हो रहा है डॉक्टर साहब ये, तो उन्होंने बताया कि ये 2007 का फोटो है। तब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और ये जो फोटो है ये एक देश के दौरा कर रहे थे, और इसमें फोटो में सिर्फ अडानी जी नहीं थे, 70 और उद्योगपति थे जिनको उस डेलीगेशन में गए थे। 10-10 मिनट प्रधानमंत्री से बात करने आते थे, फोटो होता था, सेक्शन होता था, चले जाते थे। उस दौर का ये फोटो है, डॉक्टर बेवकात ने बताया। उन्होंने बताया कि ये हवाई जहाज भी अडानी का नहीं था उस समय, शायद अडानी जी की स्थिति भी नहीं थी कि वो हवाई जहाज खरीदें। तो उन्होंने कहा कि इस तरह कई उद्योगपतियों के फोटो हैं जो प्रधानमंत्री के साथ, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ फोटो सेशन करा के अपने पास चले जाते थे। लेकिन ये फोटो इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया कि हर जगह तीसरे शख्स की बात होने लगी। तो मुझे याद आई तो मैंने सोचा आया आपको बताऊं कि वो तीसरा शख्स डॉक्टर बेवकांत उपाध्याय हैं, और बहुत सारे काम उन्होंने जापान और भारत के दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए, उस सेतु के लिए किए। इस समय भी वो जापान के कई बड़े लोगों के साथ संपर्क में है, जापान में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे भी न्योता दे चुके हैं और कई बार कह चुके हैं, मैं लापरवाही की वजह से टाल जाता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी 4 PM दुनिया के कई देशों में देखा जा रहा है, लोग आपकी चर्चा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, दौरा करिए कुछ जगह का, लोग आपको सुनना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। जापान का तो उन्होंने खास तौर से मुझसे कहा, और मैंने उनको टाला कि 2 महीने रुक जाइए, फिर मैं आऊँगा। तो जापान और लंदन 2 जगह ऐसे हैं जहाँ के लोग मुझे लगातार बुला रहे हैं और चाह रहे हैं कि वहाँ के कुछ भारतीयों से मैं बातचीत करूं, संवाद करूं, भारत के लोकतंत्र पे बात करूं। तो अगले कुछ दिनों बाद थोड़ा ये सेटलमेंट और हो जाए, फिर मैं निकलूंगा, देश घूमूंगा, दुनिया घूमूंगा, दुनिया के अलग अलग हिस्से से आपको बताऊंगा कि भारत कितना खूबसूरत है, भारत का लोकतंत्र कितना खूबसूरत है। आप साथ दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा। निंदक नहीं राखी आंगन कटी छुपाए, आपकी आलोचनाओं का भी स्वागत है। मेरा दिल इतना छोटा नहीं है कि मैं आपकी आलोचनाओं से नाराज हो जाऊं। अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो मुझे बताइए मैं अच्छा कर रहा हूं, और मैं खराब कर रहा हूं तो जरूर बताइए कि मैं खराब कर रहा हूं। आपका प्यार मेरी पूंजी है, तो बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।